नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जनहित में आज बात जेल के पढ़ाकूबाज। प्रतिभा हालात की मोहताज नहीं होती और ये बात साबित की है केंद्रीय कारागार बरेली के बंदियों ने। सेंट्रल जेल बरेली के दोष सिद्ध बंदी ओमकार सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा में 503 अंक प्राप्त कर परीक्षा में शामिल हुए बंदियों में टॉप किया है। बता दें कि सुजौलिया थाना कमलापुर जनपद सीतापुर निवासी ओमकार सिंह बरेली जेल में धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बताया जाता है कि वो जेल में रहकर अशिक्षित बंदियों को पढ़ाने के अलावा एग्रू की परीक्षा में बैठने वाले बंदियों को भी पढ़ाता है। वहीं सेंट्रल जेल बरेली के ही छोटे लाल ने इंटर की परीक्षा में 367 अंक पाकर परीक्षा में शामिल हुए बंदियों में टॉप किया है। ये बंदी आपको बता दें कि काफी समय से जेल में है। इसी प्रकार कारागार रामपुर में निरुद्ध सिद्ध दोष महिला बंदी नईमा ने हाई स्कूल की परीक्षा में 436 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नईमा की यह उपलब्धि सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि महिला होते हुए भी कारागार में निरुद्ध रखते हुए उसने यह उपलब्धि हासिल की, बल्कि इसलिए भी खास है कि नईमा का परीक्षा केंद्र केंद्रीय कारागार बरेली में था, जहां महिला बंदियों को रखे जाने की व्यवस्था नहीं है, जबकि वो जिला जेल रामपुर में निरुद्ध थी। शिक्षा के प्रति उसकी लगन और रुचि को देखते हुए कारागार मुख्यालय द्वारा उसे जिला जेल रामपुर से लाकर बरेली में रखने की विशेष व्यवस्था की गई थी। आपको बता दें कि 25 जिलों की जेलों में बंद करीब 79 बंदियों ने हाई स्कूल परीक्षा का फॉर्म भरा था। इनमें से परीक्षा में सम्मिलित हुए करीब 62 बंदियों में से 59 पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 90 बंदियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 65 बंदियों में से 45 बंदी पास हुए। जेल में बंद कैदियों के हाई स्कूल का उत्तीर्ण जो रिजल्ट है वो 95.16% रहा और इंटरमीडिएट के उत्तीर्ण बंदियों का प्रतिशत करीब 69.23 रहा है। बहुत खुशी पैदा हो रही है सर मेरे को, जो मेरे पहले नहीं कर सका वो जेल में मैं कर सका हूँ। जो आशीर्वाद सर के आशीर्वाद से मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ और इंटर में भी मैं डालना चाह रहा हूँ फॉर्म। सर हमारे यहाँ से कुल 4 बंदी परीक्षा में अपेयर हुए थे यूपी बोर्ड के, जिसमें से 2 बंदी हाई स्कूल में थे और 2 ही बंदी इंटरमीडिएट में थे और चारों बंदी हमारे पास हुए हैं। हाई स्कूल के हमारे दोनों बंदी जो बच्चे हैं वो लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से दोनों प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। इंटरमीडिएट में एक बच्चा जो बंदी है हमारा वो सेकंड डिवीज़न है और एक थोड़ा सा कम हो गया तो वो थर्ड डिवीज़न है। हम लोगों का कुल मिलाकर जो बोर्ड का रिजल्ट है वो 100%। जी हाँ, तो जेल के पढ़ाकूबाज और हमने आपको ये रिजल्ट बताया। तो कई बार हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उस वक्त उसकी क्या मनोस्थिति रही होगी या किस कारणवश वो अपराध हुआ, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये चौंका देने वाले हैं। लोग आमतौर पर जो सामान्य जीवन बिता रहे हैं वो लोग भी इस तरीके के परसेंटेज नहीं ला पाते हैं और बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं, वो भी इस तरीके के परसेंटेज नहीं ला पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन ये जो जेल में बंद कैदियों ने कर दिखाया है ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर अपराध कैसे हो जाता है जब जिन लोगों की इस तरीके की स्थिति है या जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो बहुत पढ़ाकू हैं, उसके बाद भी आज वो कारावास में हैं। और जैसे कि हमने बताया कि एक जो बच्चा जो कैदी दूसरा स्थान लेकर आया है वो आजीवन कारावास काट रहा है। हालांकि उसके परसेंटेजेस पर अगर जाएं तो बहुत हाई परसेंटेजेस हैं। तो ये कैसे संभव है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हमारे साथ डॉक्टर तरुण निगम जी जो कि मनोचिकित्सक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक चतुर्वेदी जोनल हेड बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तरुण जी, आपके पास आऊं उससे पहले दीपक जी के पास जाना चाहूंगी। दीपक जी, ये जो जेल के कैदियों का रिजल्ट है इससे मुझे लगता है आज पूरा देश चकित होगा। यूपी में ही नहीं अन्य राज्यों में भी इसका एक संदेश गया होगा कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हैं।
और जैसे कि हम जानते हैं कि हमेशा सुख सुविधाओं पर फोकस किया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सके, लेकिन इस तरीके के जो कैदी हैं जिन्होंने ये परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं बिना किसी सुख सुविधा के, आजीवन कारावास काट रहे हैं, उसके बाद भी इतने अच्छे नंबर। जी यशी, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आपने एक बात कही थी अभी कि व्यक्ति जिस समय वो क्राइम करता है उस समय उसकी मनोदशा क्या होती है, किस मनोदशा के तहत वो ये क्राइम करता है, और बाद में उसको पछतावा होता है कि जिंदगी में मैंने ये क्या कर लिया। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जब वो एकांत में होता है, तब वो चाहता है कि जिंदगी में कुछ करने के लिए, तब ऐसी दशा में जो है वो एक साधन बना कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पढ़ाई को ही आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जेल के अंदर रह के और कुछ तो कर नहीं सकते, या तो कुछ वहां पे काम कर सकते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आपने लोगों से बात करने की कोशिश की है दीपक, क्या कुछ उनका कहना है, कैसा उनका रिएक्शन है, क्या अपने अपराध को लेकर भी उन्होंने इस पर अपनी कोई राय, कोई प्रतिक्रिया दी है? इसी अपराध को लेकर तो उनको आज तक पछतावा है कि उस समय गुस्से में और कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि जिसमें उन्होंने ये क्राइम किया, लेकिन आज वो इतने खुश हैं जो उन्होंने ये टॉप किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये 75 जिले हैं, 75 जिलों में इन्होंने ये टॉप किया है। ये जो मेरिट है ये जेल के कैदियों की बनी हुई है, ना कि वैसी मेरिट है ये, और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है उनके साथ। 3 लोग थे यहाँ पर, 2 लोगों ने टॉप किया है और तीसरी जो है वो महिला है, उन्होंने भी जो है वो 2nd डिवीजन से अपने आप को पास आउट किया है। जी यशी, बिल्कुल। देखिए, महिलाओं ने तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट, अगर हम महिलाओं की बात करें, सिर्फ महिलाओं की, तो महिलाओं ने बहुत अच्छा इस बार कमाल करके दिखाया। और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो कमाल कर रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ताजुब की बात यह है कि जेल में रहने के बाद इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं रहता, उसके बावजूद भी इस तरीके के नंबर है। हमारे साथ यहाँ पर तरुण निगम जी हैं। तरुण जी, आपने पूरी कन्वर्सेशन सुनी होगी और यहाँ पर ये भी समझा कि कैसे जेल में बंद बंदी जो हैं वो इतने अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। और मैं ये समझना चाहती हूँ, और मुझे लगता है ये बात उस बच्चे को भी सुननी और समझनी चाहिए कि क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं वो इधर उधर ध्यान नहीं देते, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब एक अपराधी पढ़ने में इतना अच्छा हो तो उसकी मनोस्थिति, उसकी मनोदशा को हम कैसे समझें, आज इस चीज़ पर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा फोकस करें। जी, धन्यवाद के न्यूज को मुझे इस चैनल को बनाने के लिए। जी, और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है जेल के कैदियों की पढ़ाई को लेकर के। देखिए, क्रिमिनल की साइकोलॉजी को अगर समझेंगे तो ये जानेंगे कि कोई इंसान क्रिमिनल बनता क्यों है। एक रीजन नहीं होता है उसका बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, उसके साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं और उसके सोशल रीजंस होते हैं। तो बायोलॉजिकल रीजंस पे अगर जाएं तो क्राइम जो है वो होता है एक एंगर के कारण, एक इमोशन के कारण। किसी के अंदर सीवियर एंगर है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने आवेश में आकर के किसी को मार दिया। देखा जाए तो ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट है जो हमारे लिम्बिक एरिया होता है हमारे ब्रेन का, उसमें इनग्रेन्ड होती है। हम लोग अपने पूर्वजों से, जो बंदर थे, जानवर थे, हम लोग पहाड़ों में रहते थे, केव्स में रहते थे, तो सर्वाइवल रहता था पर डे का। उससे हम लोग एंग्री होते थे और हम लोग लड़ते थे तो हम बचते थे। धीरे धीरे इवॉल्व होकर हम लोग ह्यूमंस हो गए। हम लोग का फ्रंटल एरिया जो होता है ब्रेन का, जो कोर ब्रेन होता है, वो डेवलप हो गया और उसने अपने गुस्से को काबू में पाना और चीजों को समझना और एनालाइज करके रिएक्ट करने का समझ बनाया। पर कुछ लोगों में अभी भी लिम्बिक एरिया प्रोमिनेंट होता है, फ्रंटल एरिया लेस डेवलप्ड होता है। स्टडीज हैं कि फ्रंटल एरिया, जो क्रिमिनल लोगों पे स्टडी की गई है, उनका एमआरआई किया गया है, तो देखा है कि फ्रंटल एरिया की हाइपो एक्टिविटी रहती है। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो कि साइकोपैथ होते हैं, यानी कि वो क्रिमिनल तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसको एंजॉय करते हैं, वेल प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट करते हैं किसी मर्डर को या किसी बड़े क्राइम को, रेप को, या बैंक अगर लूटा जाता है, तो ये चीजें जो है वेल प्लान करके की जाती है। उनका फ्रंटल एरिया बेटर होता है, लेकिन उनके अंदर एक अमिगडाला एरिया होता है ब्रेन का, जो कि लिम्बिक एरिया यानी कि इमोशन के एरिया से जुड़ा होता है, वो एक्टिव नहीं होता है। तो उनको डर लगना, एम्पैथी फील होना, इमोशंस को फील होने की
उनके अंदर संभावना कम होती है, तो वो किसी काम को करके, बुरा काम को करके उनके अंदर वो फीलिंग नहीं आती कि उन्होंने बुरा किया। अगर माँ बाप रो रहे हैं वो, तो उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज होती है कि उनका रेस्टिंग हार्ट रेट भी लो होता है। तो देखा गया है जो लोग इससे साइकोपैथ, क्रिमिनल और मैलेंगरिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनके अंदर झूठ बोलते समय या गलत काम करते समय उनका हार्ट रेट भी नहीं इंक्रीज होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये हो गए। फिर होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि उसके चाइल्डहुड में अगर बचपन में निग्लेक्ट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, उसके साथ कोई चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, या उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं रही, या माँ एब्सेंट थी, माँ का प्यार नहीं मिला, या तरुण जी बाप जो देखिए, था वो बहुत मैं एक चीज आपको यहाँ पर मैं ये समझना भी चाहूंगी आपसे। मैं वापस आती हूँ आपके पास। तायरा हसन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, समाज सेविका है। बहुत बहुत स्वागत है तायरा जी आपका। मैं वापस आऊंगी आपके पास। और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। दर्शकों से भी आग्रह है कि अगर इस मुद्दे पर उनकी कोई राय है तो वो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तरुण जी, हमने ये सुना है कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो क्रिमिनल बन गया जी, लेकिन एक व्यक्ति जो पहले से क्रिमिनल है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाए, ये थोड़ा सा तो समझने में नहीं, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। वो क्रिमिनल है नहीं, वो हाँ। एक इंस्टेंस था जो उसने गलती की, उससे गुस्सा इतना तेज आया कि उसने किसी को मार दिया और वो उस क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। अब उसका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो गया है, इमोशंस अब उस तरह जनरेट नहीं हो रहे। वो बोला, उन्होंने, दीपक जी ने बोला कि वो पछताते हैं। पछताना कहाँ से आता? वो भी एक फीलिंग है, लेकिन वो कहां से प्रोड्यूस होती है? जब आपका आईक्यू, यानी आपका जो इंटेलिजेंट एरिया ऑफ द ब्रेन है, वो ये बताता है आपके इमोशंस को कि गलती कर दी तुमने, यू हैव डन अ क्राइम, ये गलत है। तुम्हारे वैल्यू सिस्टम्स बताते हैं कि तुमने गलती की है। तो ब्रेन फिर एनालाइज करता है और गिल्ट पैदा करता है कि अरे यार ये क्या हो गया, अरे मुझसे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उस पश्चाताप को हम उसको हटाने के लिए, उस गिल्ट को हटाने के लिए कुछ कार्य करते हैं। तो उस पश्चाताप को लोग पॉजिटिव वे में भी ले जा सकते हैं। कुछ लोग ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, नशे का सहारा लेते हैं गिल्ट को हटाने के लिए। कुछ लोग रोते धोते हैं, कुछ लोग सुसाइड करने का सोचते हैं एस्केप करने के लिए, और कुछ लोग जो है, जो स्टफ माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे ये बच्चे हैं, इन्होंने सोचा कि पढ़ लिख करके हम कुछ कर लेंगे। हम हो सकता है जेल में बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा जो है हम जेल में पढ़ाई करेंगे और हम आगे जाकर के कुछ नाम रोशन कर लेंगे, कुछ एल्ट्रुइज्म करेंगे, हम और कैदियों को पढ़ाएंगे, उनकी शिक्षा करेंगे। तो एक तरीके से ये ब्रेन को बेटर एनालाइज करके अब वो यूज कर पा रहे। लेकिन जिस एज में उन्होंने क्राइम किया था उस समय वो इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उनके इमोशंस उस समय कंट्रोल में नहीं थे, उन्होंने गलती कर दी। इसीलिए जो है, जो यंगर एज के बच्चे होते हैं उनको हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखा जाता। उनका एडोलेसेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, जहां पे कि वो क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किए जाते, उनको स्कोप होता है उनके अंदर इंप्रूव होने का। ठीक है तायरा जी, तो बच्चे जो होते हैं, दीज आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। और अगर इनको जी, तायरा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि तो अगर उनको सही नर्चर और सही इन्वायरमेंट मिले तो वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जी, ओके तायरा जी, मैं वापस आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से तरुण जी ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, लेकिन तरुण जी की बात पर मैं आऊँ उससे पहले मैं पूरे वाक्य पर बात करना चाहूँगी। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जो लोग, जैसे कि मैंने अभी तरुण जी से भी कहा कि कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो अपराधी बन जाते हैं। लेकिन एक अपराधी जब इस तरीके का रिजल्ट हो 97 पॉइंट समथिंग, मैं भी यहाँ पर पढ़ रही थी 97 पॉइंट समथिंग एक परसेंटेज किसी अपराधी के लिए लाना, एक आम स्वस्थ वातावरण में भी बच्चे इतना परसेंटेज कवर नहीं करते हैं, और जेल की 4 दीवारियों में इस तरीके का परसेंटेज कवर करना मुझे लगता है बहुत बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए तो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है और भी लोग जो है, जो इस तरह से कभी क्राइम पहली बार जिनसे हुआ है, हीनियस क्राइम भी हुआ है, लेकिन अगर वो रिपेंट कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक मिसाल बनेगी ये तमाम जिन्होंने इस तरह से एग्जाम्स को ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में ऐसे यूज कर रही हूँ कि नेचुरली जेल जो है वो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस है, वहां मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती है, वहां बड़े क्रिमिनल्स भी होते हैं जो इस तरह के करके आते हैं और बड़ा उसको ग्लोरीफाई भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों तरह के लोग होते हैं। इसमें जो ये बच्चे निकले हैं, इन्होंने, सही बात है कि बहुत कुछ इनकी मॉरल वैल्यूज सही रही होंगी, कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग इतनी खराब नहीं रही होगी। एंगर, गुस्सा कहते हैं सबसे कमजोर लोगों में होता है,
तो ये कमजोर रहे होंगे कि जो आवेश में आके इन्होंने किसी की जान ले ली, किसी के साथ गलत किया, लेकिन वहां बैठ के जब ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा एक अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को एक बर्बादी के रास्ते पे ले गए थे। और ये फिल्में भी इस तरह से बनती है, वहां पे ग्लोरीफाई करते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे भी तरह तरह की शॉर्ट फिल्म्स है जिसमें इस तरह का दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो टॉय गन से खेल रहे हैं, कर रहे हैं। कितनी बार हम लोग चैनलों पे भी डिस्कशन करते हैं कि पिता की रिवॉल्वर रखी है, बच्चे ने चला दी, गुस्से में आके खेल खेल में अपने किसी बच्चे पे चला दी। 12-13 इंसिडेंट हो चुका है। तो ये उन घरों में भी होता है जहां माता पिता भी इसको इस तरह की वैल्यूज बच्चों में नहीं देखते, जहां पिता भी बहुत आवेश में आते हैं। देखिए हम लोग जब डोमेस्टिक वायलेंस को भी डील करते हैं तो उसकी भी यही साइकोलॉजी है कि आप किसी भी बच्चे से पूछिए, वो बताएगा, जो छोटा बच्चा भी होगा, कि वो बड़ा होकर जब क्या शादी करेगा तो क्या करेगा, तो कहता है मैं पिता की तरह अपनी माँ को पीटूंगा। तो यानी वो सोचता है कि ये पावर है जिससे कि यू कैन कंट्रोल यू कैन कंट्रोल समबडी, नेबर को, किसी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। माए पिता बड़े दबंग है, निकलते हैं तो लोग उनसे सब नमस्ते सलाम कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत दबंग टाइप के हैं, रिवॉल्वर रख के निकलते हैं। तो बच्चा ये इनहेरिट करते करते जवान होते हैं बच्चे, और उनके अंदर अगर वो उनके अंदर थोड़ा बेहतर वैल्यूज रहती है या घर में थोड़ा बहुत बेहतर तरीके से उनको बताया जाता है तो वो इस तरह की हरकत नहीं करते। मैं मानती हूँ कि जो महिला की बात हो रही है, और महिला ने किस सर्कमस्टेंसेस में कोई क्राइम किया ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन महिलाएं मोस्टली क्राइम तब करती है जब बहुत उनके लिए एक मुश्किल समय आता है, उस समय वो क्राइम करती हैं, कानून को हाथ में लेती है, किसी की जान लेती। नॉट ऑलवेज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हमेशा ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। इस तरह की महिलाएं भी, इस तरह की लड़कियां भी हो सकती हैं जो क्राइम को घर में देखते हुए क्राइम को ग्लोरीफाई करें और क्राइम को करना चाहें। लेकिन ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है, लेकिन इसमें इस तरह मुझे लगता है कि समाज में इन बातों पर डिस्कशन, जैसे मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि इस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे समाज में जो बढ़ रहा है ये हम देख रहे हैं। आप देखिए, मैं तो कितने अच्छे अच्छे स्कूलों में देख रही हूँ कि बच्चे इस तरह से जाते हैं और दादागिरी दिखाते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। मैं इस पर भी आ रही थी कि स्कूल में भी आजकल बच्चे बहुत दादागिरी के साथ रहते हैं, उनको डिसिप्लिन में रखना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। पहले तो हम लोग फिर भी बहुत डिसिप्लिन रहते थे, पहले जिस तरीके से कहा जाता था हम उस तरीके से काम करते, लेकिन अब वो एटमॉस्फेयर ही नहीं रह गया है। और जब बिल्कुल इस तरीके का एटमॉस्फेयर मिल रहा है उसके बाद बच्चे परसेंटेज नहीं कवर कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग, मैं वही जिक्र करना चाहती हूँ कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने एक अपराध किया है, किसी का मर्डर किया है, आजीवन कारावास काट रहे हैं, मनोस्थिति पता नहीं कौन सी होगी उनकी, वो क्या डिप्रेशन। देखिए जाहिर सी बात है किसी को आजीवन कारावास, वो पढ़ाई में मन लग कैसे लगाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 97 पॉइंट समथिंग अपने परसेंटेज कवर करना इज लाइक कि मुझे लगता है कि मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करूं और मैं पर्सनली उनको जाकर इसके लिए धन्यवाद करूं और साधुवाद दूं, क्योंकि बहुत अच्छा ये परसेंटेज रहा। तायरा जी बिल्कुल, देखिए एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में वो बच्चे, मैंने कहा ना, ये लाए हैं। वहां मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम होती है, किस तरह की मेंटल हेल्थ, किस तरह के एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से गुजर रहे होते हैं, और उसमें बैठ के पढ़ना जहां पे एक डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर है, और इतने अच्छे मार्क्स लाना, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये बेहतर करेगा। और ज्यादा से ज्यादा इस पे बात होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे सिर्फ वो सोशल मीडिया का वो हिस्सा देखते हैं, वीडियोस देखते हैं जहां दबंगई दिखाई जा रही है, जहां वो हिस्सा देखते हैं जहां पे उनको लगता है दादागिरी है, दिस इज द वे टू कंट्रोल द कि पढ़ने लिखने में उन बच्चों ने रिपेंट किया, और रिपेंट करने के बाद जो भी गलतियां उनसे हुई, महिलाओं से, पुरुषों से, उन्होंने रिपेंट किया। उसके बाद जिंदगी की इस पड़ाव पर उन्होंने पढ़ाई को, जो जिंदगी को बदलती है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पर करके जिंदगी को आगे लेके चले। और आज हम सब उनको सलाम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये काफी इससे रिफॉर्म आएगा सोसाइटी में। देखिए ये चीजें रिफॉर्म लाती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर बच्चे वहां पढ़ रहे हैं
और ये करके इस तरह का मर्डर जैसा क्राइम उन्हें करके किस तरह से बाद में उनको अपना खुद मन जो है वो उनको लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की, हमने वी हैव कमिटेड द हीनियस क्राइम। अब क्या है, हमारी लाइफ क्या है, बंद है। इस खुले आसमान को, इस जेल के अंदर का आसमान और बाहर का आसमान बहुत फर्क होता है। तो उनको लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया, आवेश में आके किया। मैं फिर कहूंगी, जब भी मर्डर या गुस्सा इस तरह के जो भी लोग हैं, बहुत कमजोर लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने दिमाग अपने ब्रेन को कंट्रोल में नहीं रख सकते। वो बिल्कुल एक उनके अंदर भी बताया आपके उन्होंने कि इससे पहले जो पैनलिस्ट थे कि उनका हार्ट बीट भी नहीं बढ़ता। देखिए ऐसा कुछ होता तो हार्ट बीट बढ़ता, लेकिन उनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं होते। तो जाहिर है वो जो हार्डकोर है उनकी बात अलग कर दीजिए आप, लेकिन जिन्होंने एक आध क्राइम किया है और बाद में रिपेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे लोगों के लिए, एक आशा की किरण होगी। और हमें भी लगेगा कि ये जो तमाम लोग क्राइम करके जेल में हैं उनके लिए ये तो वहां पर रिफॉर्म होके, जिसे कहते हैं कि सजा से घृणा करो और जो जिसने किया है कभी उससे ना करो, तो वहां से वो कुछ सीख के बाहर आएंगे, एक बेहतर इंसान बन के आएंगे। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर शिक्षाविद शिव कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिव कुमार जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो इस तरीके के बच्चे निकले हैं, इनको लेकर क्या कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा भी या जो जेल अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या इस पर आगे उनको किस तरीके से पढ़ाने के लिए क्या किस तरीके का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसकी जानकारी मैं आपसे लूंगी। इससे पहले हमारे पास एक दर्शक है, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दे सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो बालक को किस प्रकार तैयार करते हैं आगे भविष्य के लिए। हमारे एक शिक्षक थे श्री नवल किशोर रुस्तगी, हमें जहाँ भी रिवाड़ी में वो बाजार में मिल जाते तो हमारे हाथ उनके चरणों पर जाते थे और उन्होंने जो शिक्षा दी उन्होंने इस तरह से पढ़ाया हमें कि जो उन्होंने पढ़ाया वो आज तक हमारे मति में है, हमारे हृदय में है, हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में है। मेरा कहने का भाव ये है कि अध्यापक के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है, एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से जब हमारे माता पिता आए तो एक दिन मैंने अपने पिता से कहा, मैंने कहा पिताजी ये चाकू जो है, ये छुरा जो है, ये हमें दे दो, ये सब्जी काटने काम आएगा और आप लोगों की एक निशानी भी मेरे पास रहेगी। तो हमारे पिता ने साफ इनकार कर दिया, बोला ये आपके लायक नहीं है बेटा, ये हमारे पास ही रहेगा। और उन्होंने जीते जी अपने पास रखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया उसका निपटारा वो वही जाने। मेरा कहने का भाव ये है कि समस्या का समाधान तभी होता है जब उस समस्या का निदान करने वाला आपके सामने जो सक्षम आदमी है वो कितना सक्षम है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। दीपक जी, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब दीजिए, इसके बाद शिव कुमार जी आपके पास आते हो। मैं सवाल को दोबारा से सुना। ठीक है दीपक जी, मैं बस इतना पूछ रही थी कि ये जो बच्चे हैं जो बंदी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में, ऐसे बच्चों के लिए क्या अधिकारियों द्वारा किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इन्हें आगे किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, या इनका जो भविष्य है वो अब जेल में ना बीते और आगे वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति निकले, इसको लेकर क्या किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव है? देखिए यशी, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपराध करने के बाद सजा भुगत रहा होता है और जब वो सजा भुगत रहा होता है जेल के दौरान, जेल में जब होता है तब उसको पछतावा होता है अपनी गलतियों का, तब उन गलतियों को सुधारना चाहता है और उसका दिमाग जो होता है वो एकाग्रचित होता है। एकाग्रचित होने के बाद वो सोचता है कि मैंने जीवन में क्या किया, तब उसको कोई ना कोई रास्ता दिखाई पड़ता है कि इस रास्ते से मैं आगे अपना बढ़ सकता हूँ, अपनी तरक्की कर सकता हूँ। ऐसे में क्या होता है कि जो जेल के अधिकारी होते हैं या शासन प्रशासन के अधिकारी होते हैं वो कैदियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए या कोई फैसिलिटी उनके अंदर है अगर, तो उसको वो बढ़ावा देते हैं। जेल में सजा ही भुगतने नहीं जाते हैं, वहां पे जेल के अधिकारियों के द्वारा जो होता है कैदियों को वो सुधारने का भी प्रयास होता है कि भविष्य में वो इस अपराध की दुनिया में दोबारा ना लौटे और ये अपराध ना करे। तो उसके अंदर जो स्पेशलिटी होती है, या वो पढ़ना चाहता है या वो किसी चीज का अच्छा कारीगर है
या उसका रवैया अच्छा है या उसका व्यवहार अच्छा है, लोगों के साथ उसका मिलना जुलना अच्छा है, अगर ये सब चीजें होती हैं तो जेल प्रशासन की तरफ के लिए उसकी सजा को भी माफ करने का प्रावधान होता है। और अगर वो किसी दिशा में सही तरीके से जा रहा है, पढ़ाई की अच्छी तरफ जा रहा है, तो जेल प्रशासन उसको जो है इसमें सहायता भी करता है। आगे अगर किसी अच्छे रास्ते या अच्छे मुकाम पे पहुंचना चाहता है तो उसमें भी जेल प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मदद करता है। और ये चीजें जो होती हैं वो और कैदियों के लिए एक बहुत बड़ा एक सबक होती है कि भाई इस व्यक्ति ने इतना सब कुछ अच्छा जेल में रहते हुए कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उनको घृणा होती है अपने किए हुए अपराध के साथ कि ये अपराध भविष्य में दोबारा ना हो, और जिससे कि हमें एक आम जिंदगी में दोबारा से हम आ सके और अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जी सके। जी बिल्कुल। मैं वापस आऊंगी दीपक जी आपके पास और हम इसी को चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तायरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए, शायद शिव कुमार जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। और तायरा जी देखिए, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर दीपक जी ने भी बहुत सारी बातें बताई कि कैसे प्रशासन जो है वो भी मदद करता है चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं पेरेंटिंग पर भी बात करूं, अगर मैं जेल से निकल कर बात करूं, आपने शायद एक बच्चे की बात सुनी, मैंने जेल का भी एक आंकड़ा भी दिया था कि 62 बंदियों में करीब 59 बच्चे पास हुए हैं। और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 90 बंदियों में ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 65 बंदियों में से 45 बंदी पास हुए। तो ये एक अलग रेशियो है। अब अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें, नॉर्मल लोगों की बात करें, तो आजकल के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उनका ध्यान हटता जा रहा है। इस पर मैं आगे आपसे अभी प्रश्न करूंगी। हमारे साथ एक दर्शक हैं प्रेम, चेन्नई से, वो जुड़ चुके हैं। प्रेम जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कि ये देश प्रशासन की चीजें माहौल चलाते हैं, जब उनको पढ़ाई के लिए कुछ न कुछ वो सुविधा प्रदान करते हैं। आप देखिए, ये उन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए किया, कहीं देखिए बागवानी करवा रहे हैं, कहीं वो खाने पीने की चीजें करवा रहे हैं, कहीं वो छोटे मोटे कुटीर धंधों को काम करवा रहे हैं। इससे क्या है कि जेल प्रशासन जब उन पर ध्यान देता है कि इन्होंने अपराध तो किए जरूर है और उनमें एक लगन पैदा करता है। आज आप बच्चों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट रैंक पे पास किया है वो 50 साल के हैं और जिस महिला ने पास किया है वो 40 साल की हैं। ये बच्चे नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरा कि इनके लगन पैदा की, तो ये वहाँ के जो प्रशासन है, जेल का प्रशासन जो है, ये बहुत बार ऐसी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है जिससे कि आगे इनका भविष्य ठीक हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है ये शाबाशी देनी पड़ती है अपने को जेल प्रशासन में सब जगह। नहीं तो आप देखिए, माफियों से माफिया में से माफिया निकलता है, बदमाश से बदमाश मिलकर बदमाश निकलते हैं, नेता से मिलकर नेता निकलते हैं जेल में। इसलिए अगर प्रशासन जिस चीज पर ध्यान देता है उस चीज की उन्नति होती है। मेरे कहने का मतलब है इस चीज में हमेशा अगर प्रशासन और ध्यान दे तो बहुत से आदमी बहुत तरह से निकल सकते हैं। जैसे खेती बाड़ी में है, कि कुटीर धंधों में है, कपड़ा में है, बुनकर तक बना दिया इन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जेल प्रशासन को धन्यवाद है इसके लिए। बिल्कुल प्रेम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपकी भी यदि कोई राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तायरा जी मैं वापस आऊंगी, शिव कुमार जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन बंदियों की, उन कैदियों की जिन्होंने जेल में रहकर जिस तरीके का एक परसेंटेज लाए हैं और जिस तरीके से उनका वहाँ का एटमॉस्फेयर रहा होगा और जिस भी दिशा में उन्होंने पढ़ाई की, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। प्रेम जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि हमें जेल प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहिए और जाहिर है कि उन्होंने उन्हें मौका दिया और पढ़ने के लिए चीज़ें भी मुहैया कराई होंगी, जाहिर सी बात है, और उनका साथ दिया होगा। इसकी वजह से आज वो इस काबिल बने। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। शिव कुमार जी सुन पा रहे हैं आप? शिव कुमार जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तरुण जी आपका रुख करूंगी मैं। हम मनोस्थिति मनोदशा की बात कर रहे हैं और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक बच्चा जो घर पर रहता है उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, पेरेंट्स हर कोशिश करते हैं उनको हर एक चीज़ मुहैया कराने की, साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो भी बच्चा मांग रहा है हम ला कर देते हैं और उसके बाद लेकिन फिर भी परसेंटेज उतना अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कि हम अभी स्कूल की भी बात कर रहे थे कि स्कूलों में भी अभी वो डिसिप्लिन नहीं रह गया है जो बहुत पहले, कुछ टाइम पहले तक ये डिसिप्लिन हुआ करता था। आज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बच्चों का दिमाग जो है वो सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों में है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? कैसे एक
एक बच्चे का दिमाग जो है वो पेरेंट्स अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सके, उसे पढ़ाई में उसको उसका इंटरेस्ट दिला सके। एक बच्चे की मनोस्थिति आज के टाइम पे आपके हिसाब से कैसी होती है? शिव कुमार जी, इसके बाद आती हूँ, आपसे प्रश्न पूछा था लेकिन शायद आप नेट इशू की वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पाया, मैं वापस आती हूँ। तरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरा ये कहना है कि आपका जो क्वेश्चन है कि बच्चों में ये डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आजकल के जो बच्चे हैं ये घर वाले सब प्रोवाइड करते हैं, फिर भी वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, जो मेंटल हेल्थ होती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो पहले 5 से 6 साल हो जाता है। तो जो पहला स्कूल है वो घर है और पहले टीचर है वो पेरेंट्स। उसमें भी जो पहला पेरेंट जो मदर है वो सबसे बड़ी टीचर है। तो अगर मदर एब्सेंट है, आजकल वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, दोनों चाहते हैं, या तो कोई आया घर में देख रही होती है और या तो वो किसी क्रच में होते हैं। आजकल का जो जमाना है उसमें पेरेंट्स के साथ रहना बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं एडजस्ट कर रही हैं, लड़के भी नहीं एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जिसमें वैल्यू सिस्टम बच्चों को मिल पाए। पेरेंट्स खुद वैल्यू सिस्टम नहीं दे पाते हैं और अपनी एंजाइटीज, अपनी अपेक्षाएं अपने बच्चों पे डालने लगते हैं कि वो बचपन से ही उसको सिंगिंग में डाल देंगे, कराटा कराने लगेंगे, उनको जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में डाल के जो वो नहीं कर पाए अपनी डाल देते हैं। अब साथ ही साथ जब वो जो स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में गए तो पैसा तो उन्होंने कमाया है खूब, वो बच्चों को भर्ती कर देंगे स्कूल में। फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि स्कूल वाले उनको बच्चों को ग्रूम करके दें। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं दे आर आल्सो लाइक पेरेंट्स, और इफ दे आर पेड वेल, अगर उनको अच्छे से फीस मिलती है उनकी मेहनत की, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे। बहुत सारे स्कूल्स में ये भी नहीं होता है, प्राइवेट में स्पेशली, और इसलिए वो उतने मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सिस्टम ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पे वो बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है पढ़ाई का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अपनी पेरेंटिंग पे ध्यान देना है। जो पेरेंटिंग गड़बड़ हो रही है आजकल, बच्चों को हम लोग बहुत इमोशनल बना रहे हैं। एक बच्चा या 2 बच्चा ही होता है, पहले के जमाने में 4-5 होते थे मान लीजिए। वो मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि 4 होने चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 4 बच्चे थे तो एडजस्टमेंट की भावना पहले से आती थी। मालूम था कि ये चीज चाहिए तो 4 लोगों में बटेगी। मालूम है कि कपड़ा जो है बड़ा भाई पहनेगा, उसके बाद छोटे भाई को पहननी, किताब जो है वो बड़े भाई की मुझे पढ़नी है। आजकल सबको प्रेस चाहिए, किसी को शेयर करने की भावना नहीं रह गई है, और बच्चा शुरुआत से ही कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं हम। तो वो फेल होना जानता नहीं ना, वो सीखा है। मिलेनियल्स कहते हैं इनको, जो 2000 के बाद बच्चे, वो लोग फेल होना नहीं सीखते, उनको हर चीज चटपट चाहिए। इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल गई, तुरंत उनको जो है उनके फोन पे जो है हर चीज अवेलेबल है। तो जब लाइफ में एक्चुअली में जाते हैं तो सक्सेस जल्दी नहीं मिलती, दोस्त बनाने में डिफिकल्टीज आती हैं, एसोसिएट नहीं कर पाते, सोशलाइज नहीं कर पाते। तो वहां पे जब फेलियर होती है तो दे ब्लेम इट ऑन देयर पेरेंट्स, एंगर आता है, या फिर वो सोसाइटी पे ब्लेम करेंगे, लोग मुझे नहीं समझते, दुनिया खराब है। देन दे लैंड अप इनटू ऑल दोस डिफरेंट एवेन्यूज की, जहां पे वो एडिक्शन कर रहे हैं या वो लोनली हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल बहुत कॉमनली आ रहे हैं, और इट इज थिंग विच, और उससे ज्यादा हमें उसके स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है कि लोग हेल्प सीख करें। लोग सुसाइड करने से पहले अपने आप को दिखाने के लिए आए, क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं लेंगे तो वो ठीक, मतलब एक जान चली जाएगी और जो कि बचाई जा सकती थी। तो बच्चों को हम पैसा तो खर्च कर सकते हैं, वैल्यूज हम पैसे से नहीं डाल सकते। उसके लिए हमें फैमिली सिस्टम को इनकल्केट करना पड़ेगा और रिस्पेक्ट की भावना बच्चों में डालनी पड़ेगी। और दूसरी चीज और है, एक लर्निंग बिहेवियर होता है जिसमें बच्चा जो है, अगर उसको कोई चीज चाहिए तो वो क्या करता है कि उसको वो मॉडल करता है। जैसे उसको कोई चुराना है, चोरी करनी सीख लिया उसने, तो वो क्या है, पहले चीज अवेलेबल है, मोटिवेशन, और देखने वाला कोई नहीं है, माँ बाप कोई मॉनिटर नहीं कर रहे, तो वो बार बार वो बिहेवियर करता है, बार बार चीजें झूठ बोलना या चोरी करना, फिर उसको वो आ जाता है, फिर वो उसका मतलब वो लर्न कर लेता है उस बिहेवियर को। तो वो क्राइम जो है वो उसको बचपन से नहीं आता था, लेकिन सिचुएशंस ऐसी थी, कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं था, उसको रिक्वायरमेंट थी, मोटिवेटेड था, और उसने वो चीज चुराई या झूठ बोला और उसको फायदा हुआ। उस बिहेवियर से वो आगे जाकर के झूठ बोलना या चोरी करना सीखता है। तो पेरेंट्स का होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, टाइम पे उनको वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए जो बच्चे बड़े हो रहे हो।
क्योंकि फिर उसके बाद वो आप रहें या ना रहें उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी दुनिया हो जाती है, अपनी फैमिली हो जाती है, अपने फ्रेंड्स हो जाते हैं, उनके साथ उनको घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तब वो जब वो क्राइम करते हैं या क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं तो घर वालों को शौक लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरे बच्चे में ये दिक्कत है। फिर वो हमारे पास लेके आते हैं कि सर ठीक ये है बहुत एग्रेसिव हो तरुण जी, जाता मैं है। वापस आती हूँ आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आज जनहित पे हम बात कर रहे हैं जेल के पढ़ाकूबाज। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जनहित पे आज हम बात कर रहे हैं जेल के पढ़ाकूबाज। आपको बता दें कि 25 जिलों की जेलों में बंद करीब 79 बंदियों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था और इनमें से परीक्षा में सम्मिलित हुए 62 बंदियों में से 59 पास हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 90 बंदियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 65 बंदियों में से 45 बंदी पास हुए हैं। जेल में बंद कैदियों की हाई स्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.16 रहा है और वहीं इंटरमीडिएट की उत्तीर्ण बंदियों का प्रतिशत जो है वो 69.23 रहा। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज चीज़ें कितनी बदल गई हम इस पर भी बातचीत करना चाह रहे हैं कि कैसे अब बच्चों में क्या डिफरेंसेस हैं। या कहते हैं कि आज सुख सुविधाएं देने के बावजूद भी परसेंटेज बच्चों का इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जेल में बंद जो कैदी हैं उनका परसेंटेज इतना अच्छा आ रहा है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हेलो जी भाई, जेल में रहकर पढ़ाई की, अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें अच्छा सहयोग मिला, जेल अधिकारियों का धन्यवाद। और इन बच्चों को बहुत बहुत जो भी पास हुए इनको बहुत बहुत बधाई और इनका जीवन अपराधों से दूर हो और अच्छे नागरिक बन के ये निकलें, ये हमारी कामना है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं देशवासियों को कि अगर वो अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बच्चों को कर्तव्य परायण बनाएं और मितव्ययी बनाएं। अनाप शनाप पैसा की भावना पैदा करने से उनके अंदर कभी भी वो सन्मार्ग पर नहीं जा सकते हैं। यहाँ मैं बहुत सारे स्कूलों को देखता हूँ, यहाँ के बच्चे 50% ज्यादा बच्चे अपराधी हो गए हैं। अभी तो यहाँ वीरेंद्र स्वरूप के एक बच्चे ने हत्या कर दी लड़की के पीछे अपने सहपाठी की। इस तरह के और नशेबाजी आम हो गई है, यहाँ पे शराबबाजी आम हो गई है यहाँ पर। तो ये सब जो घर वालों ने पैसे की रौनक दिखाई है बच्चों को और मितव्ययी नहीं बनाया, हम उसको 1 लाख रुपया भी दे तो उसका कर्तव्य है कि वो 80,000 जमा करके रखे अपने भविष्य के लिए और 20,000 रुपया खर्च करे, तब तो वो अच्छा बच्चा है। अगर वो 1 लाख खर्च करने के बाद कहता है 2 लाख और दीजिए तो समझ लीजिएगा आपका बच्चा क्या बन रहा है। इसको आप समझना चाहिए। पैसे का हौसला बच्चों के अंदर कभी पैदा नहीं होना चाहिए। सर चढ़ के बच्चों पर नहीं बोलना चाहिए। केवल बच्चों को कर्तव्य परायण बनाना चाहिए। अपने कर्तव्य को अच्छी तरह वो समझेंगे और करेंगे तो निश्चय विजयी होंगे, संसार को हरा देंगे वो। अन्यथा आप उन बच्चों को गर्त में डाल रहे हैं अपने पैसे से। जो आप बोलते मैंने ये करा दिया, कोचिंग स्थल जितने भी हैं कानपुर शहर के बर्बादी के सबसे बड़े स्थल हैं। आप चाहें तो काकादेव क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। अभी जाइए, अभी देखिए और आपको कारों में पुलिस पहरा लगा रही होगी और कारों के अंदर क्या हो रहा है आप समझिए। तो ये बर्बादी के स्थल हैं। 1 लाख बच्चा कोचिंग कर रहा है, 5,000 बच्चा सेलेक्ट होता है, 95,000 बच्चा बर्बाद होता है। माता पिता कहते मैं IIT करवा रहा हूँ, अपना खेती बाड़ी बेचते, मकान बेचते। पैसा की बर्बादी मत करिए। बच्चे को कर्तव्य परायण बनिए। वो मजदूर बन के भी महान बन सकता है और वो राजा बन के भी बेईमान बन सकता है, बेकार हो सकता है। नशेबाज आदमी किसी काम का नहीं होता है। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जैसे कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं कि और भी लोग, जेल प्रशासन की भी यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने वहाँ पर उन्हें पढ़ाई की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई, किताबें मुहैया कराई होंगी, पढ़ने में इतनी मदद करी होगी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई रिएक्शन आया है, उनका क्या कुछ कहना है कि कैसे उन्होंने इन लोगों की मदद की है? जी, बात करने के बाद जो पता लगा था वो जेल अधीक्षक की तरफ से उन्होंने काफी जो है सुविधाएं प्रदान की थी। उनको बाहर से किताबें मंगवा के दी थी, कॉपियां मंगवा के दी थी। जब उनका फॉर्म भरा गया था तब वो फॉर्म भी भरवाया गया था और आज वो बहुत ज्यादा खुश है। वो इस बात के लिए कि उनका एक छोटा सा प्रयास जो है वो किसी की जिंदगी बदल सकता है और जितने भी और कैदी हैं उनके लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। इसलिए आज जेल प्रशासन में जो है एक खुशी का माहौल था कि आज उनकी एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बना रही है, किसी को सही रास्ते पर ला रही है और किसी को सही मुकाम की ओर बढ़ा रही है। जी।
बिल्कुल। तरुण जी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। तरुण जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए आपराधिक प्रवृत्ति की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन हम कैसे किसी की मनोस्थिति को समझ सकते हैं? तालमेल की हम बात करें कि जैसे अपने बच्चों को बहुत स्पॉइल किया तो भी वो बिगड़ेंगे, और अगर उनको नहीं स्पॉइल किया या उनको चीज़ें नहीं मिली तो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं। ये तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, और इसे कैसे हम बिठा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कि कई लोग होते हैं, जैसे कि तायरा जी कह रही थी कि गुस्से में लोग खून कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो गुस्सा नहीं करते, वो खुद ही अंदर डिप्रेस होते रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें समझनी होगी, क्योंकि हम कहते हैं सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ अगर लोग किसी का खून करने के लिए तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ आत्महत्या भी कर लेते हैं। जी, देखिए दोनों स्पेक्ट्रम है हमारे बीमारियों के। एक तरफ जो है एंगर इश्यूज वाले जो पेशेंट है, या ये बोलें कि जिनको की मूड डिसऑर्डर है, वो एंगरी हो जाते हैं। एक तरफ वो है जो डिप्रेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होंगे वो उनके जो मेनली लक्षण होंगे वो उदास रहना, खुद को कोसना, होपलेस हो जाना, हेल्पलेस फील करना, निराशावादी सोच हो जाती है, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, वो मन में मान लेते हैं कि उनका कोई हेल्प नहीं कर पाया। तब फिर वो जो है एक दो दिन पहले को बोले कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम रह लोगे, या वो हिंट देते हैं कि हमें मरना है। उस समय अगर आप पकड़ लेते हैं तो उनको बचा पाएंगे, नहीं तो फिर वो उस एक्ट को कर लेते हैं। एक हो गए ये, एक होते हैं जो बच्चे या लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, तब वो बिहेव करते हैं कि उनको मरना है, वो अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। आजकल बहुत कॉमन हो गया, लड़कियां नस काट के आती हैं, लड़के जो है वो सुसाइड करने के लिए गोलियां खा ली, या वो जो है किसी से प्यार में थे, वो प्यार फेल हो गया तो वो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। इसको पैरासुसाइडल बिहेवियर या म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, यानी खुद को चोट पहुंचाना है या अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर होता है। ये बच्चे जो होते हैं ये इसमें इनके अंदर जो है, या तो वो इमोशंस को फील इतना ज्यादा कर रहे होते हैं कि उससे दिमाग हटाने के लिए अपने आप को पेन पहुंचाते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि सामने वाला भी समझे कि वो इतना दर्द में है कि देखो वो अपने आप को मार देना चाहता है या चोट पहुंचाना चाहता है। बेसिकली बच्चे कम्युनिकेट आजकल अच्छे से कर पा रहे हैं। अब आपने जो बात बोली कि कैसे पेरेंटिंग करें कि ज्यादा भी ना खर्चा करें, बच्चे को बिगाड़े भी ना, तो ये तो देखिए हर माँ बाप समझता है कि उसकी पॉकेट कितनी है, उसके पास अगर उसके दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में इक्वली करना है। अगर बड़ा बच्चा ये फील कर रहा है कि उसके साथ व्यवहार गलत हो रहा है, छोटे को ज्यादा प्रेफर हो रहा है, तो उसके मन में उनको टाइम देना पड़ेगा। माँ बाप को अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा और उनकी सुननी पड़ेगी कि बच्चा क्या सोचता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप पैसा खर्च करके बच्चे का टाइम ना दे और आप सोचे कि बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भी बड़ी हुई है तो आपको भी पता होगा कि माँ बाप ने कितना टाइम दिया था, कितना मॉनिटरिंग करते थे। मुझे याद है बचपन में जो है केबल हट जाता था, एग्जाम लगा ही नहीं, जब 10th 11th 12th आया हट गया, टीवी बंद हो गया, माँ बाप ने बहुत ध्यान दिया। घूम रहे हैं बाहर तो वापस बुला लेना टाइम तरुण से। जी, लेकिन मैं इस बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि हमारे लिए क्या हुआ, और हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते थे। अगर केबल कट गया तो ठीक है, थोड़ा सा रोए, उसके बाद नॉर्मल हो गए और अपना पढ़ाई करने लग गए। लेकिन आजकल के बच्चे उसका विरोध करने लगे। आप केबल कटवा दोगे तो आप जब तक लगवा नहीं दोगे तब तक वो न जाने कौन कौन से पैतरे अपना लेंगे। हाँ, तो ये कहना, ये बच्चे मान रहे हैं कि माँ बाप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। जो गुस्सा हो जा रहा है बच्चा, वो ऑल एंड नन में जी रहा है कि या तो माँ बाप मेरी बात माने तो वो मुझे प्यार करते हैं, और अगर उन्होंने मेरी फला मांग नहीं स्वीकार करी तो वो मुझे रिजेक्ट करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। तो ये जो सोच है ना, ये बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होती है। आप बच्चों को बचपन से बहुत इमोशनली उनको अपब्रिंग करते हैं, उनको डिसिप्लिन नहीं देते हैं, बचपन से ही वो उनको हर चीज मिलती है। पहले डिमांड्स छोटी होती हैं, बाद में डिमांड्स बड़ी हो जाती हैं। बड़ी डिमांड्स आप पूरा नहीं करना चाहते। बच्चे को आज तक समझ नहीं आया कि ना तो बोलते नहीं थे, या अचानक से ना क्यों बोलने लगे। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि ये ना इसलिए बोल रहे, शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो बिहेवियर हो रहा है आजकल, इसमें आप शुरुआत से बच्चों को बैलेंस दें। शुरुआत से उनको बताएं कि किसी चीज को लिए ना बोलने का मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें समझते नहीं, लेकिन ये हम इस समय नहीं देंगे। डिसिप्लिन देना,
और डिसिप्लिन के लिए स्कूल भी राइट प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चों को डिसिप्लिन दिया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। बिल्कुल तरुण जी, देखिए अब बात पेरेंटिंग की होगी, स्कूल पे भी, थोड़ा लेकिन सा अगर जो स्कूल नुकसान की होगा, भी अगर हम बात करें तो देखिए स्कूल में ना ये बारी चीज़ें अब वहाँ पर भी ये बहुत डिफरेंस देखने लगा है कि कोई बहुत टीचर का फेवरेट है या तो चीज़ें देखने को मिल गई। कई बारी क्या होता है बच्चे वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आजकल स्कूल की जो शिक्षा है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी बदलाव आए हैं। जी जी, अभी वो चाइना ने बोला है कि आपके पास क्वांटिटी, हमारे पास क्वालिटी, बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए। जी, बच्चे जो है वो मगअप करके पढ़ रहे हैं और उनको सिर्फ फर्स्ट आना है और वो एनवी हो जाते हैं। जो फर्स्ट आ रहा है वो प्राउड ही हो गया है, जो नहीं आ रहा वो एनवीएस हो रहा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे के कैपेसिटीज अलग है, और हमें उनको ऐसा बन तरीके से हम लोग रटाफिकेशन करके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है। तो ये चीज में रिफॉर्म की जरूरत है। दूसरा, जो टीचर्स होते हैं दे आर पेरेंट्स, वो सैरोगेट पेरेंट्स है वो, या वो उनके अंदर फादर फिगर और मदर फिगर नजर आता है बच्चों में। तो जहां बच्चों के मान लीजिए पेरेंट्स एब्सेंट है तो वो अपने टीचर में ही पेरेंट देखते हैं। और जब पेरेंट्स शुरुआत में टीचर्स बच्चों को लाइक कर रहे होते हैं, उनको अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है कि अरे देखो वो मुझे अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अटेंशन की उनको नीड है या अटेंशन बहुत चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कि ऐसे बच्चे देखा गया है कि 8th-9th तक अच्छे पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद उनका डिक्लाइन आ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है और वो अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। घर वालों से भी जो है, उनका घर वाले बताते हैं उनका व्यवहार बदल गया है, अब बच्चा उतना अच्छे से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस को समझने की जरूरत है और उनको टाइम देने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए ये तो बात हो गई बच्चों की। देखिए कैदियों की हम बात करें तो क्योंकि कैदी जो हैं वो कोई बहुत कम एज के नहीं है दीपक जी, माफ़ कीजिएगा तरुण जी, और उनकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। और मैं बहुत वहाँ का एटमॉस्फेयर समझूंगी तो भी हम वहाँ की चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं उतना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अब उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली या किस तरीके से उन्होंने शिक्षा को समझा कि हमने अपराध किया है, उसके बाद अब हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकते हैं या अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। तो इसे भी कैसे कहते हैं, क्योंकि देखिए ये तो बच्चों की बात हो गई, लेकिन एक सर्टेन एज में आने के बाद आपकी मनोस्थिति क्या हो सकती है? देखिए जेल में और प्रिजन में फर्क है। जेल में जो छोटे क्राइम्स के लोग होते हैं वो रहते हैं, वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा होती है, वहां पे उन लोगों को रखा जाता है जो लोगों ने बड़े क्राइम्स नहीं किए होते। प्रिजन में जो होते हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं। जो आप बात कर रही हैं प्रिजन की कर रही हैं शायद, कि जहाँ पे कि आजीवन कारावास, किसी की डेथ, किसी को ग्रीवियस इंजरी किया था वो लोग रह रहे थे। हाँ, तो देखिए उस एनवायरनमेंट में भी जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, कोई प्रोग्रेस करने के लिए या पढ़ाई का या कुछ गार्डनिंग, कुछ एक्टिविटीज नहीं करने को मिली, तो वो उस एनवायरनमेंट में भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो सिस्टम बना है जेल का वो इस तरह से बना है कि उन लोग को भी कुछ वोकेशनली एक्टिव रखा जाए कि आगे अगर फर्दर वो इम्प्रूव होते हैं तो उनको बाद में मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वापस से इनकलकेट किया जाए। तो इसलिए वहां पे ये प्रोग्राम चलते रहते हैं जहाँ पे किसी को पॉटरी सिखाई जाती है, किसी को पेंटिंग, किसी को कुछ खाना बनाना, किसी को, तो ये इन लोगों को जो चीजें अगर इनको मिली एजुकेशन की और उन्होंने पढ़ा, बिल्कुल तरुण जी, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी की बात है कि हम उसे कैसे ग्रैप करते हैं, कि हम उसे पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव। चूंकि वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे थे जेल के पढ़ाकूबाज। आपको बता दें कि जेल में कई ऐसे बंदी कैदी थे जिनको आजीवन कारावास भी हुआ और सज़ा काट रहे थे, 10 साल की सज़ा काट रहे थे। ऐसे लोगों ने टॉप किया है, परसेंटेज जो है उनका बहुत हाई आया है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं उनकी मनोस्थिति को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है कि कई लोग चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ रखते हैं, कुछ लोग नेगेटिविटी के साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहिए। जनहित में